हेलो। क्या हाल है जी? सबका खैरियत है? आई होप सब खैरियत हैं। मेरा हाल तो ज़ाहिर है, बाल जुड़े हुए हैं और जैसे भी नज़र आ रहा हूँ। आई थॉट आज मुझे कोई एनर्जी नहीं थी कि मैं अपना टाइम इन्वेस्ट करता ऑन लुकिंग वेरी लाइक दिस। सो बात ये भाई कि सॉरी, वो कुछ इंटरनेट की वजह से, कुछ पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से आई वाज अनएबल टू डू इट बिफोर। बट या दिस इज योर लास्ट वीडियो फॉर चैप्टर 4। और उसके बाद मैं फौरन कल ही चैप्टर 5 पे काम शुरू कर दूंगा। सो आखिरी दो थिंकर्स मैक्स वेबर और एमिली दुर्खाइम रह गए। इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा और या देन यू कैन गो ऑन। सो या मैक्स वेबर साहब एक जर्मन सोशियोलॉजिस्ट थे। मार्क्स के बाद आते हैं और इतना ही बड़ा नाम है जितना कार्ल मार्क्स है विद इन सोशियोलॉजी। मार्क्स का स्कोप ज्यादा बड़ा था। वेबर एक हार्ड कोर सोशियोलॉजिस्ट है। इसका काम सोशियोलॉजी में बहुत कोट होता है और इसकी जो थ्योरी है सिंबॉलिक इंटरेक्शंस, वो हमारी मेन थ्योरीज में से एक थ्योरी है। ये तो अब तक आपको पता लगी है। सो या आई विल से अ लिटिल मोर अबाउट वेबर के असल में इनकी कंट्रीब्यूशंस क्या हैं। I'll try to keep it as simple and as short as possible, given कि आपकी किताब में भी जितना जिक्र है उतना ही आपसे मैं शेयर करूँ। सो बेसिकली अगर आप इफ यू कैन रिकैप, तो बेसिकली हुआ ये कि लेंस्की वाज आफ्टर दिस आइडिया कि टेक्नोलॉजी चेंजेस ह्यूमन हिस्ट्री। Marx was after this idea that the material conditions of human beings change human history. Weber was after this idea कि ideas themselves change human history. तो तीसरा कंसल्टेशन क्या आ गई? आइडिया की। वेबर का ख्याल है कि एक चीज होती है जिसे कहते हैं रैशनैलिटी, रैशनलाइजेशन, यानी द प्रोसेस ऑफ वर्किंग ऑफ लॉजिक कि क्या चीज करनी चाहिए, क्या चीज नहीं करनी चाहिए अकॉर्डिंग टू लॉजिकल प्रिंसिपल्स। दैट इटसेल्फ इज द डिफाइनिंग फीचर फॉर ह्यूमन हिस्ट्री और ह्यूमन सोसाइटीज टू डेवलप। So basically, Weber says that the rationalization of society क्या होती है? The historical change from traditional or tradition to rationality as the main type of human thought. देखो बड़ा सिंपल है कि up until industrialization, यानी up until 1750, इंसान जो भी कराते रहे हैं, उसकी बेसिक रीजन थी कि उसके पहले के लोग वही करते थे। यानी मैं ये बातें जो भी मानता था, मैं इसलिए नहीं मानता था कि मैं नेशनली उनको बिलीव करता था, बल्कि इसलिए मानता था कि मेरे बड़े भी उसको मानते थे और उनके बड़े भी उसको मानते थे और उनके बड़े भी उसको मानते थे। तो वो चेन रिएक्शन था व्हिच यू कॉल ट्रेडिशन। ट्रेडिशनली वो काम करना जरूरी था, वो बात करना जरूरी था। रैशनली वो मेक सेंस और डजंट मेक सेंस वो नहीं आता। वेबर कहता है कि ये जो बेसिक प्रॉब्लम है, बेसिक मामला हुआ, वो यहाँ से चेंज हुआ। इंडस्ट्रियलाइजेशन ने ये किया कि इंसान की कैपिटलिज्म की बात आने वाली दुनिया में रैशनैलिटी की बड़ी जगह बन गई। मैं इसलिए अपनी इर्द गिर्द के लोगों की बात नहीं मानूंगा क्योंकि वो मेरे इर्द गिर्द के लोग हैं, नहीं, मैं इसलिए मानूंगा कि मुझे वो बहुत लॉजिकल लग रही है। यानी रैशनली अगर कोई चीज मुझे अपील करेगी तो फिर वो बात मानी जाएगी। सो वेबर का ख्याल है that the willingness to adopt the latest technology is a strong indicator of how rationalized a society is. यानी अच्छा, अब इसमें हुआ कि लोग नई से नई टेक्नोलॉजीज प्रोड्यूस तो कर रहे थे और बट उसको जिन सोसाइटीज ने एक खुले दिल के साथ कबूल किया, वेबर के ख्याल में वो डेवलप हो गई और वो जाहिर है दुनिया पे आगे से आगे आ गई। सॉरी, इस आइडिया की बड़ी डिटेल है, लेकिन बस बेसिक बात समझो कि ये इस बात के पीछे पड़ा हुआ था कि इंसान को किस चीज ने चेंज किया। तो इसका एनालिसिस ये कहता है कि हिस्टोरिकली हुआ ये कि जिस जिस सोसाइटी में रैशनैलिटी की जगह ज्यादा बनती गई वो आगे जाती गई, जिस सोसाइटी में नहीं बनी वो ज्यादा आगे नहीं गई। सो दैट्स व्हाई अब बेसिक्स वाली है कि व्हाई आर सम सोसाइटीज मोर ईगर देन अदर्स टू अडॉप्ट न्यू टेक्नोलॉजी। ये अच्छा सवाल है कि हर सोसाइटी का ना एक मिजाज होता है और वो उस मिजाज के हिसाब से इंटरेक्ट कर रही होती है विद इट्स सराउंडिंग। तो वीबर का ख्याल है कि देयर आर रीजंस व्हाई सर्टेन सोसाइटीज आर मोर ईगर। और वेबर का जवाब ये कि वो सोसाइटीज जो ट्रेडिशन से ज्यादा जुड़ी रहती हैं दे आर लेस ईगर, क्योंकि वो उनका जो फ्रेमवर्क है वो ट्रेडिशनल। एंड जो सोसाइटी रैशनैलिटी से जुड़ी रहती है दे आर मोर ईगर। तो बेसिक फर्क क्या पड़ा? द आइडिया ऑफ ट्रेडिशन और रैशनैलिटी।
उसका ख्याल है why some societies are more eager because they believe in the idea of rationality. Why societies are less eager? Because they do not believe in the idea of rationality, they believe in the idea of tradition. So ये इस तरह सोसाइटीज को एक्सप्लेन करता है. इसको मैं थोड़ा खोलता हूँ. बेसिक why is this such a big thing? So सोचने की बात ये है कि Weber claimed that the key to the birth of industrial capitalism lay in the Protestant Reformation. प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन क्या होती है? ये जाहिर है क्रिश्चियनिटी के अंदर एक बहस है. प्रोटेस्टेंट एथिक्स की किताब का नाम है जो जिस वजह से दुनिया में मशहूर हुआ. आपको याद है मैंने जब आपको मार्क्सिज्म पढ़ाया, यानी हमने बात की कैपिटलिज्म पर, हमने बात की ग्रीड की, हमने बात की कि ये बुरा क्यों है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा इनहेरेंटली एक मसला है कि ये इंडिविजुअल को तो बहुत ज़्यादा वो दे रहा है कैपिटलिज्म ना, लिबर्टी, लेकिन सोसाइटी मुतासिर होती है. बेबर कहता है कि असल में ये यूं नहीं हुआ. असल में कहानी बड़ी मजे की कहानी है. तो कहानी ये है भाई दोस्तों कि आज से 500 साल पहले, यानी अराउंड 1500 ईयर्स, 1500 एडी, प्रोटेस्टेंट्स का तो जाहिर है मैंने क्लास में थोड़ा सा फर्क बताया था. कैथलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स आर टू सेक्ट्स ऑफ क्रिश्चियनिटी. प्रोटेस्टेंट्स के अंदर एक सब सेक्ट है जिसको कहते हैं कैल्विनिस्ट. वो जॉन कैल्विन के मानने वाले थे. अब जॉन कैल्विन एक जाहिर है पढ़ा लिखा आदमी था, रिलीजियस आदमी था. तो वो ना बाइबल में कॉन्सेप्ट मिलता है उसके बड़ा निकल गया डिटेल जानने में. कॉन्सेप्ट है प्री डेस्टिनेशन. वो ये है, बाइबल में मिलता है कि व्हेन वी आर बॉर्न इट्स ऑलरेडी डिसाइडेड वेदर वी विल गो टू हेवन और हेल. यानी खुदा ने ये फैसला कर लिया है कि जैसे हम जिंदगी गुजारेंगे उसके बाद हम हेवन में जाएंगे, हेल में जाएंगे. यानी इट्स अ प्री डेस्टिनेशन. किस्मत कह लो उसको, किस्मत भी नहीं कह सकते लेकिन बड़ा प्री डेस्टिनेशन कहते हैं कि इट इज ऑलरेडी डेस्टिन्ड. अब कैल्विन ये कहता था कि मेरे कैल्विन के लिए या कैल्विनिस्ट्स के लिए मसला ये था that they wanted to make sure that they end up in heaven. अब तरीका वो नहीं था कैसे पता लगे कि मैं दोज़खी हूँ या जन्नती हूँ. इसकी उन्होंने बड़ी सिंपल एक लॉजिक निकाली जो कैल्विन ने दुनिया को दी और कैल्विनिस्ट्स ने दुनिया में फैलाई. और असल में वजह ये बनी कि these were the first people who became capitalists. कैल्विन कहता है कि बड़ा सिंपल है, तुम लोग देखो दुनिया में तुम अमीर हो या गरीब हो. फर्ज करो मैं कहता हूँ कि मैं अमीर हूँ और इसका मतलब ये होगा कि खुदा का मुझ पे इनाम है, वरना तो मैं अमीर ना होता. मैंने कैल्विन से कहा हाँ बात तो ठीक है. कैल्विन ने कहा कि अगर मैं अमीर रहा और अमीर रहकर मर गया तो इसका मतलब है खुदा का उस वक्त मुझ पे इनाम था ना. बिल्कुल था. तो तभी इसका मतलब ये कि अगर इस दुनिया में इनाम है तो अगली दुनिया में भी इनाम होगा. यानी इफ आई एम in God's favor in this world, I will remain in God's favor in the next world. Hence, I will be destined to be going to heaven. ये था भाई वो आइडिया जिसके बेस पे पहली दफा तारीख में लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स करनी शुरू की. आइडिया ऑफ प्री डेस्टिनेशन. असल सेल्वेशन का आइडिया था कि हम खुदा के हुजूर में कामयाब होना चाहते हैं और वो कैसे हो सकते हैं इफ वी रिमेन रिच. अब रिच कैसे रहा जाए कि जितनी दौलत मेरे पास आए उसको मैं वापस इन्वेस्ट करूं इन द मार्केट, वहां से जितनी दौलत आए उसको वापस इन्वेस्ट करूं इन द मार्केट. तो ये सर्कल चलता रहे. यानी मैं बस मेरी जिंदगी का एम ये हो कि मेरे मरने तक मैं अमीर हूँ, यानी मुझे खुदा का करम रहे मुझ पर. तो सीधा हो गया कि आगे अगली दुनिया में भी खुदा का करम रहे. इस आइडिया से पैदा होता है एक पूरी क्लास जो मार्केट इकोनॉमी को ओरिएंट कर रही होती है. सो देखने की बात ये कि ये कैपिटलिज्म की शुरू के बानियों में लोग आते हैं. ये पहले कैल्विनिस्ट जो थे, ये पहले आप कह लो कैपिटलिस्ट थे. सो जिस कैपिटलिज्म को हम आज जानते हैं जिसमें बहुत ज्यादा ग्रीड है, जिसमें बहुत ज्यादा अनजस्ट सिस्टम है, ये वो कैपिटलिज्म है. ये था कि मैंने खुदा के यहाँ सुरखरू होना है और सुरखरू होने का एक तरीका है दैट आई रिमेन रिच इन दिस वर्ल्ड. और रिच मैं तभी रहूंगा जब मैं अपने पैसे को इन्वेस्ट और री इन्वेस्ट करते रहूंगा. जाहिर है तभी मैं रिच रहूंगा. अब मजे की बात क्या है कि यहाँ पर वो गिविंग वाला मसला नहीं है कि मैंने मतलब खर्च करो हमारे दुआन में ज़कात देनी है, लोगों की मदद करनी है. क्यों? क्योंकि देखो जो बंदा गरीब है वो बंदा गरीब क्यों है? क्योंकि खुदा का उस पर करम नहीं. God did not want him or her to be rich because he or she might have done something to offend God. इसलिए ये लोग गॉड का जो प्लान ऑफ थिंग्स था, स्कीम ऑफ थिंग्स थी, उसके साथ क्लैश नहीं कर सकते.
सो दीज वर द पीपल हु वर एब्सोल्युटली सेल्फ रेस्ट्रेनिंग, अपने ऊपर कोई पैसा नहीं लगाते थे, बिल्कुल एक वही जिंदगी गुजारते थे जो इनकी पहली जिंदगी थी। जितने पैसे आते थे उनको मार्केट में रीइन्वेस्ट कर देते थे ताकि उससे मजीद कैपिटल जनरेट हो, उस कैपिटल को फिर मार्केट में इन्वेस्ट करते थे, क्योंकि जहन में एक ही ख्याल था कि मेरा खुदा है और मैंने उसके यहाँ जन्नत में जाना है, तो उसका एक ही तरीका है कि मैं री इन्वेस्ट करता जाऊँ करता जाऊँ करता जाऊँ। सो मजे की बात है ना कि दे वर नॉट द पीपल के जो बहुत ज्यादा गिविंग थे, आर्म्स देते थे या चैरिटी करते थे। कि चैरिटी करने का मतलब ये होता कि सीधा सीधा खुदा के प्लान से पंगा है। मतलब भाई सीधी सी बात है, मैं गरीब हूँ तो इसलिए गरीब हूँ क्योंकि खुदा ने मुझे गरीब रखा है। आज से 500 साल पहले की बात हो रही। तो भाईजान ये है वो बेसिक फर्क जिसकी वजह से दुनिया ने एक और रुख देखा कैपिटलिज्म का। यानी मार्क्स की थ्योरी ऑफ कैपिटलिज्म हमें अच्छी चीजें बताती है, लेकिन ये नहीं बताती कि लोगों ने शुरू कैसे किया कैपिटल को इन्वेस्ट करना या री इन्वेस्ट करना। ये हमें वेबर बताता है। वेबर बताता है कि शुरू के लोग रिलीजियस लोग थे, उनके यहाँ बेसिक आइडिया ये था कि हमने अपने खुदा के यहाँ सुरखरू होना है। उस सुरखरुई का एक ही तरीका है कि हम अगर दुनिया में अमीर रहें और अमीरी की हालत में फवाद पा जाए तो इसका मतलब हम जन्नत में चले जाएं। तो आइडिया क्या है कि जन्नत में जाना है। अब ये जो रैशनैलिटी है कि आइडिया से आइडिया को जोड़ के आगे जाना, वेबर कहता है ये है वो चीज जिसने इंडस्ट्रियलाइजेशन को जन्म दिया, जिसने कैपिटलिज्म को जन्म दिया। तो वो जो बेसिक सवाल है ना कि इज कैपिटलिज्म जस्ट, तो वेबर कहता है कि ये सवाल ही गलत है, क्योंकि कैपिटलिज्म की इब्तिदा में ये खुदा के साथ जुड़ने का एक तरीका था। फिर अगली जनरेशन आई तो ऑलरेडी खुदा का, फर्ज करो मैं तो ऐसा था कैल्विन का मानने वाला, जब मैं वफात पा गया, मेरे बच्चे आए, मेरे बच्चों में रिलीजियस टेंडेंसी कम थी, लेकिन अब इतनी ज्यादा दौलत तो उनके पास है। उनके वाले बाद के बच्चे आए तो उनमें तो बिल्कुल भी रिलीजियस नहीं रहे थे, लेकिन अब दौलत बहुत ज्यादा थी। अब ये लोग वो फॉर्म बने कैपिटलिज्म की जो हमें अब नजर आती है, यानी जिसमें रूथलेस कंपटीशन है, जिसमें बहुत ज्यादा अगले को गिराने वाला मामला है ना। तो ये है जिसकी वजह से वेबर ने हमें समझाया कि आइडिया ऑफ प्रीडेस्टिनेशन ने किस तरह शेप की उस वक्त की सोशियो इकोनॉमिक रियलिटी। अलॉन्ग विद दैट वेबर के देता है, अब वो कहता है कि जो रैशनल सोशल ऑर्गेनाइजेशन है उसके कुछ 7 प्रिंसिपल्स हैं। बेसिकली ये 7 प्रिंसिपल्स होंगे तो हम एक ऑर्गेनाइजेशन को रैशनल ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन रैशनैलिटी अपने आप को शो करती है। कैसे करती है? वो कहता है कि डिस्टिंक्टिव सोशल दैट सी टू मीटिंग द डिमांड्स ऑफ अ ग्रोइंग कॉर्पोरेट सोसाइटी। वो कैरेक्टरिस्टिक्स में से सबसे पहले डिस्टिंक्टिव सोशल इंस्टीट्यूशन। वो कहता है कि फिर स्टेट्स ने क्या किया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, इसी रैशनैलिटी के प्रिंसिपल को लेते हुए इंस्टीट्यूशन वजूद में दिए। लॉ का इंस्टीट्यूशन वजूद में आ गया, जुडिशरी वजूद में आ गई, पहले भी था लेकिन अब मजीद चीजें बहुत ज्यादा इंस्टीट्यूशनलाइज होती गई, फ्लूइड नहीं रहा कुछ, क्योंकि अब जाहिर है प्री डेस्टिनेशन से उसका ताल्लुक है, लेकिन उसके बाद की बनने वाली दुनिया जिसमें लॉजिक और रीजन और रैशनैलिटी का बहुत हाथ है। बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस बनी, क्योंकि देखो अब कैपिटलिज्म आ गया है, पैसे आ गए हैं, अब उस पैसे से बड़े बड़े इदारे बन रहे हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लग रही हैं, तो उससे सोशल बॉन्ड वीक होते जा रहे हैं। लोगों की टास्क बड़ी स्पेशलाइज किस्म की टास्क हो गई। ये अगर एक पेंसिल है तो एक भाईजान का काम है कि उसने सिर्फ ये कवर इसको पेंसिल पे चढ़ाना है, तो ही वुड बी डूइंग दिस सेम वर्क द होल लाइफ, वो इसी में एक्सपर्टीज देगा। या ये निब जो है, इसकी इन्वेंशन भी बड़ी मजे की चीज है, कैसे इन्वेंट हुई। तो जो स्पेशलाइजेशन ऑफ फील्ड है वो किसी भी बड़ी सोशल ऑर्गेनाइजेशन का सबसे बेसिक एलिमेंट होगा। पर्सनल डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। अब वो आइडिया जो था कि आपने देखा ही है यार, हमारे इर्द गिर्द हमें बहुत ज्यादा डिसिप्लिन, आपको भी हम कॉलेजेस में ये नहीं सिखाती ये डेडलाइन है, और डेडलाइन का मतलब है लफ्ज डेडलाइन सुन लो ना, ये डेडलाइन में कितना ज्यादा स्ट्रेस है, लफ्ज डेथ से इसका ताल्लुक बनाया गया। क्यों? क्योंकि वी वांट यू टू रियली डिसिप्लिन योरसेल्फ। डेडलाइन, इसके बाद लाइन ओपन ही नहीं, हमारी तुम्हारे कोई ताल्लुक नहीं है अगर तुमने इस तारीख तक काम नहीं, बला बला बला, है ना। कहने का मतलब है कि लुक एट इट कि हाउ इंस्टीट्यूशंस टेल यू हाउ टू डिसिप्लिन योरसेल्फ। अवेयरनेस ऑफ टाइम बहुत बड़ी की है। दुनिया में सबसे बड़ा चेंजेस आई ही उन सोसाइटीज में जिन्होंने टाइम को बहुत वैल्यूएबल कैरेक्टरिस्टिक के तौर पर लिया। इसकी बड़ी डिटेल है। हमारे पाकिस्तान में माना जाता है ना कि एक पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम है और एक जनरल टाइम, तो फिर एक है वीआईपी स्टैंडर्ड टाइम। यहाँ पर हालत ये है कि जितना लेट आएंगे उतनी बड़ी बात है, और दुनिया सारी में दिस इज फ्राउंड अपॉन। आप 2 मिनट लेट हो जाए, 4-5 मिनट लेट हो जाए, कई मुल्कों में ये इसकी गुंजाइश ही नहीं। मुझे याद है जापान में एक दफ़ा एक पूरी ट्रेन 29 सेकंड लेट आई प्लेटफॉर्म पर। उन्होंने उसके 200-400 मुसाफिर थे,
ये वो 2-3 साल पहले की बात है, उन सबको माफी मांगी, रीइंबर्समेंट दी कि हम बहुत सॉरी जी, हमने आपको 29 सेकंड लेट कर दिया, 29 सेकंड, 29 सेकंड लेट कर दिया आपके कामों में, तो हमारी तरफ से इतने रुपए का बोनस आप ले लें, हमें माफ करें। यानी अवेयरनेस ऑफ टाइम, क्योंकि सोसाइटी इतनी डिसेंट्रलाइज्ड है, इतनी स्पेसिफिक टास्क्स हैं, इतनी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन होती है दैट फॉर देम एवरी सेकंड काउंट। मतलब छोटी बात लगती है, उनके लिए बड़ी बात है। कॉम्पिटेंस, बिल्कुल टेक्निकल कॉम्पिटेंस जितनी वक्त के साथ साथ डेवलप होती जाएगी, उतनी वो सोसाइटी ज्यादा मतलब रेशनल होती जाएंगी, उतनी ज्यादा ब्यूरोक्रेटिक होती जाएंगी। ब्यूरोक्रेसी का लफ्ज असल में देता ही वेबर। वेबर हमें बताता है कि ब्यूरोक्रेसी इज दैट इंस्टीट्यूट जिसमें कोई किसी को जानता नहीं है और सब एक खास रूल ऑफ द गेम के मुताबिक काम कर रहे हैं। मैं क्लर्क हूँ तो मैं दिन में 26 लोगों से इंटरेक्ट करता हूँ, लेकिन मैं किसी को नहीं जानता और मुझे किसी को जानने की भी जरूरत नहीं है। मैं चुप करके पेपर पे देखता हूँ इसका जवाब क्या लिखा हुआ है, मैं उसके मुताबिक काम करता रहता हूँ मशीन की तरह। वेबर कहता है कि ये है जो इसने सारे सिस्टम में चीज पैदा कर दी, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन में, स्पेशलाइजेशन में। पहले वो कहता है कि पहले शायद ऐसा होता था कि लोग एक दूसरे को जानते थे तो थोड़ा बहुत लेवरेज था। तो देखते जाओ कि कैसे उस सोसाइटी को समझने की कोशिश करते हैं। इम्पर्सनैलिटी, मैंने पहले अभी 1 मिनट पहले बताया कि bureaucracy gave birth to an idea that if a society has to work efficiently, ये बहुत जरूरी, efficiency of a society became the key issue in modern democracies, democratic states, western states। और उसमें ये बड़ा जरूरी था कि इम्पर्सनल होकर सारे काम किए। जो लोग कभी गए हो या जाओगे तो देखोगे कि जब आप पासपोर्ट ऑफिस वालों की लाइन में खड़े होते हैं तो बड़े वो टफ लुक करवा के ऐसे आपसे पासपोर्ट देखते हैं। तो उसकी वजह ये कि दे वांट टू एस्टैब्लिश दैट ब्यूरोक्रेटिक पोजीशन, और मैं तुम्हारा कुछ नहीं लगता टाइम बाद। यानी वो ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर के अंदर ही पर्सनैलिटी आ जाती है। Hence, these are all things expressed in bureaucracy and capitalism. So capitalism gave birth to certain form of government that was bureaucracy. And bureaucracy works on these several principles or characteristics and that runs a society efficiently. ये सब हुआ आइडिया ऑफ ट्रेडिशन से जब आइडिया ऑफ रेशनैलिटी की तरफ मूव करती। ये बात बेसिकली हमें इसकी बातों से समझ आती है। तो बेसिक बात इतनी थी, तीसरा फर्क ये था। आखिरी साहब है, उनका नाम है एमिले दरखाइन। अब दरखाइन को मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, सुइसाइड पर इनका काम था, लेकिन यहाँ पर जरा जरूरी लंबी बात होगी, इन डेप्थ बात होगी कि दरखाइन कौन था, दरखाइन ने हमें क्या दिया सोसाइटी। दरखाइन कहता था कि भाई ठीक है, मान गए कि सोसाइटी टेक्नोलॉजी से तरक्की करती है, ये भी मान गए सोशल कॉन्फ्लिक्ट होता है, मार्क्स साहब तुम्हारी बात मान गए। अच्छा वेबर भाई, तुम्हारी वेबर खैर इसके बाद आया, लेकिन ऐसे ही फर्ज करो ये चारों बैठे बातें कर रहे हैं, मार्क्स भी बैठा है, वेबर भी बैठा है, दरखाइन भी बैठा है और लेंस्की भी बैठा है। तो दरखाइन इन सब से ये कि भाई तुम लोग ना एक बेसिक बात बड़ी मिस कर गए हो। ये सब कहेंगे कौन सी बात? कहता है भाई बात ये है कि तुम लोगों की बातों से लग रहा है कि इंडिविजुअल जो है वही सोसाइटी बनाते हैं, इंडिविजुअल के बगैर सोसाइटी जिंदा नहीं रह सकती। वाह, तो यही है उसने ना 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 ना, बच्चे यही गलती कर दी। बिल्कुल रह सकती है, सोसाइटी की एक अपनी एग्जिस्टेंस है। जैसे वही मिसाल देते हैं कि जब 4-8 दरख्त तुम अलग-अलग लगा दोगे तो उनकी एक अपनी बन जाएगी सिस्टम, लेकिन जैसे ही वो 8-10-15 दरख्त इकट्ठे लगा दोगे तो उसकी फॉरेस्ट की फील आएगी, उसके अपने डायनामिक्स बनते जाएंगे। सो इंडिविजुअल यूनिट मैटर करता है, बट जैसे ही वो कलेक्टिव में आता है तो उसकी एक अपनी आइडेंटिटी बन जाती है। ये है वो बात जो मैंने शुरू में भी कही थी ना, सम is greater नहीं, the whole is greater than the sum of its parts, है ना। तो ये बात हमें दरखाइन ने समझाई थी। सोसाइटी को सीखना है तो ऐसा समझो कि सोसाइटी खुद एक चलता फिरता वजूद है, इसकी अपनी एग्जिस्टेंस है, ये सांस लेती है, उसका ताल्लुक इंसानों से है भी, लेकिन इंसानों से बालातर भी है, उसकी अपनी एक कह लो कि ऑरा है जिसमें वो जिंदा है। तो ये बातें हमें दरखाइन ने बताई। सो तो बात दरखान कहता है कि वन थिंग इज कॉल्ड सोशल फैक्ट्स, यानी वही जो चीजें जो सोसाइटी को चला रही हैं, कहते हैं एनी पैटर्न्स रूटेड इन सोसाइटी रादर देन इन द एक्सपीरियंस ऑफ पीपल। जैसे कि सोसाइटी हैज एन ऑब्जेक्टिव रियलिटी बियॉन्ड आवर ओन सब्जेक्टिव परसेप्शन ऑफ द वर्ल्ड, जैसे कि नॉर्म्स, वैल्यूज, रिलीजियस बिलीफ्स एंड रिचुअल्स। देखो बच्चों, हमारी जिंदगी में बहुत कुछ ऐसा है जो हम उस तरह से नहीं, मतलब दिल नहीं लगता, करते नहीं है, चाहे वो नॉर्म्स हो, वैल्यूज हो, रिलीजियस हो, नॉन रिलीजियस हो, कल्चरल हो, बट फिर भी हम उसके खिलाफ एहतजाज का नहीं करते हैं, क्योंकि जाहिर है हम सोसाइटी के उस एक प्रेशर से डरते हैं। उसको वो कहते हैं सोशल फैक्ट।
अभी रमजान आ रहा है, रमजान में सारा कुछ बंद हो जाएगा। वैसे तो अभी लॉकडाउन में सब कुछ बंद है ही है, लेकिन और उसको जो लोग किसी भी बीमारी की वजह से किसी भी अदर रीजन की वजह से रोजा नहीं रख पाते, तो दे हैव टू बिहेव इन अ सर्टेन वे, नॉट लेट पीपल नो कि भाई मैंने रोजा नहीं रखा हुआ। क्यों? कि दिस फैक्ट वुड बी, जो कि उसका पर्सनल एक एक्सपीरियंस है, frowned upon by the members of the society. Objective reality of this society would be कि नहीं भाई यहाँ तो रोजा रखो, नहीं रखा तो चुप करके बैठो, बताना नहीं है, ना लोग जज करेंगे। क्या मतलब हुआ कि सोसाइटी की एक अपनी एग्जिस्टेंस है जो मेरी इंडिविजुअल की एग्जिस्टेंस से बाहर एक एग्जिस्टेंस है, और वो मुझे बड़ी डीपली इफेक्ट कर रही थी। ये बात मैंने कल्चर बढ़ाते हुए कही थी, कि इसीलिए मैंने कहा था चैप्टर 4 में डिफरेंट जिक्र करेंगे। वो जो बात थी ना कि सोसाइटी शायद हमें कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, हम इसकी कई बातें मानते हैं बगैर सोचे समझे और या बगैर आगे से चूं चढ़ा के, वो इसी से जुड़ी हुई बात थी, वो यहाँ से बात निकली कि मतलब फर्ज कर लो जहेज, ये बहुत बड़ी, आई वुड कॉल इट लानत है इस सोसाइटी। इंडिया पाकिस्तान में जहेज जैसी बहुत बुरी चीजें होती हैं, लेकिन इवन इफ तुम देखो लोग को पर्सनली नहीं भी पसंद, तो 95% लोग फिर भी जहेजियाँ ले रहे होंगे या दे रहे होंगे। फर्ज करो मैं हूँ, मेरे घर में मैं आई एम गोइंग टू मैरी माई डॉटर, तो मैं सारी उम्र जितना मर्जी कहता हूँ नहीं जी जहेज बड़ी बुरी बात है, ये है वो है, जैसे उसकी शादी की बारी है कि जाहिर है मैं भी जहेज दे रहा हूँ। दरखान कहेगा कि ये जो मेरा बिहेवियर है, जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है उससे अलहदा है, बल्कि उससे कॉन्ट्रास्टिंग है, उसके खिलाफ है, लेकिन मैं फिर भी करूंगा क्योंकि जो सोसाइटी है, जो अपने आप में एक बड़ा होल है, जो एक बड़ा स्ट्रक्चर है, उसका वजूद मुझ पर हावी है, तो वो मुझसे ऐसे काम करवाएगा। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अभी के लिए ये मिसाल समझ जाओ, है और भी बातें, लेकिन वो अगर जरूरी हुई तो करेंगे। So Durkheim warned that modern society creates anomie, a condition in which society provides little moral guidance to individuals. Anomie theory भाई हमने पढ़नी है चैप्टर 9 में जाके, अभी इसलिए मैं इसको डिटेल में नहीं जा रहा, बस अभी के लिए डेफिनेशन पढ़ लो। Durkheim ने हमें दो टाइप की सॉलिडारिटी, ये Durkheim कह रहा था, देखो लेंस्की की पूरी थ्योरी एक लफ्ज में बंद करो तो हम कहेंगे टेक्नोलॉजी। कार्ल मार्क्स की थ्योरी एक लफ्ज में बंद करो तो हम कहेंगे, अब तक पता होना चाहिए सोशल कॉन्फ्लिक्ट। मैक्स वेबर की थ्योरी एक लफ्ज में बंद करो तो हम कहेंगे आइडियाज या ट्रेडिशन या रैशनैलिटी। और अगर एमिली दुर्खाइम की थ्योरी एक लफ्ज में बंद करो तो कहेंगे सॉलिडेरिटी। पॉइंट बीइंग कि ये कहता था कि माशरे में दो किस्म की सॉलिडेरिटीज हमेशा से रही। पहले वाले दौर में मैकेनिकल सॉलिडेरिटी थी, यानी लोग लोगों को जानते थे, तो इट वाज इन द मैकेनिक्स ऑफ द सोसाइटी कि लोगों ने सॉलिडेरिटी के प्रिंसिपल पे रहना था। याद है शुरू में चैप्टर 1 में हमने एक तारीफ पढ़ी थी सोशियोलॉजी या स्ट्रक्चरल फंक्शन पर्सपेक्टिव की, क्योंकि वो इसी से आ रहा था, वो था स्टेबिलिटी एंड सॉलिडेरिटी। अब दुर्खाइम कहता है कि सॉलिडेरिटी की दो फॉर्म्स हैं। पहली फॉर्म उसको हम कहते हैं मैकेनिकल सॉलिडेरिटी, समथिंग इज द मैकेनिक्स ऑफ इट। जैसे मैं कहता हूँ कि what is the mechanic of this thing called pen, तो we कहेंगे writing is in the mechanics of this pen, है ना, इसकी मैकेनिक्स में शामिल है, ये लिखेगा, मतलब ये लिख सकता है, ये मैं इससे नहीं लिख सकता, क्योंकि इन दोनों के मैकेनिक्स में फर्क है। इसी तरह इसका ख्याल था कि जो शुरू के दिन थे, शुरू की सोसाइटीज थी बिफोर कैपिटलिज्म, बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन, वो मैकेनिकल सॉलिडेरिटी के प्रिंसिपल पे काम करती। लोग लोगों को जानते थे, देयर वाज अ शेयर्ड सोशल बॉन्ड, सोशल आइडेंटिटी, सोशल एवरीथिंग। तो इसलिए उस वक्त की सॉलिडेरिटी मैकेनिकल सॉलिडेरिटी थी, लोगों में डिफरेंस ऑफ प्रोफेशन कम था। So social what is mechanical solidarity? Social bonds based on common sentiment and shared moral values that are common among members of pre-industrial society. ये उस वक्त इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी, अब क्या आ गया, अब हम कहते हैं ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी आ गई। ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी क्या होती है? सोशल बॉन्ड्स बेस्ड ऑन स्पेशलाइजेशन एंड इंटरडिपेंडेंस दैट आर स्ट्रॉन्ग विद इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी। यार ये इसको तुम ह्यूमन एनाटॉमी की मिसाल समझो। फर्ज करो तुम खाना खाते हो, तो खाना खाने के प्रोसीजर्स हैं। आपकी इस जॉज का काम है कि इसने आपकी फूड को छोटे छोटे पार्ट्स में, मज़ा आ रहे हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना है, और जाहिर है और बोलने का काम करना है। जैसे अभी मैंने सिर्फ
ये किया और मैं बोल नहीं पा रहा। तो इसका काम है, इसने फौरन आपके ट्यूब करना है और ये काम फिर चला जाएगा मेरे इस फिगर्स में। ये जो पूरी वो खुराक की नाली है, और मैदे ने क्या करना है कि इसको फिर लेस इट विद डिफरेंट एंजाइम्स जो उसको उसके आगे डिकम्पोजिंग एलिमेंट्स में तोड़ेंगे। देन इट गोज टू द इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन का काम है कि उस डिकम्पोज पार्ट्स में से उसमें वो करने हैं इंग्रेडिएंट्स जो हैं, बेसिक इंग्रेडिएंट्स एक्सट्रैक्ट करने हैं और ब्लड स्ट्रीम में डालने हैं, और फिर ब्लड स्ट्रीम का काम है कि उसमें पूरे बदन में ले जाए। अब देखो, मैदे का काम दांत नहीं कर सकते, दांतों का काम खुराक की नाली नहीं कर सकती, खुराक की नाली का काम इंटेस्टाइन नहीं कर सकती। हर ऑर्गन अपने अपने हिस्से का एक काम कर रहे हैं, लेकिन पूरी जिसको हम कहते हैं खाना खाना, उस पूरे फंक्शन को अचीव करने के लिए लाजमी है कि हर ऑर्गन अपना काम ठीक कर रहा हो। इनमें से जब भी कोई एक ऑर्गन काम नहीं ठीक कर रहा होगा तो द होल सप्लाई एंड चेन डिमांड विल बी डिस्टर्ब, है ना। इसी तरह अब इसको देखो सोसाइटी के एनाटॉमी, क्योंकि देखो इसके मुताबिक सोसाइटी भी एक वजूद रखती है। कहते हैं कि सोसाइटी एक अपने आप में एक पूरा वजूद है जिसके डिफरेंट ऑर्गन्स हैं। उन ऑर्गन्स की आपस में इंटरडिपेंडेंस जरूरी है। जब तक वो इंटरडिपेंडेंट नहीं होंगे, जब तक वो स्मूथली काम नहीं करेंगे, ना सॉलिडारिटी आएगी ना स्टेबिलिटी आएगी। तो ये कहते हैं ये हुआ इंडस्ट्रियल दौर में। पहले क्या हो रहा था, लोग लोगों को जानते थे। अब ये कि कोई किसी को नहीं जानता, लेकिन फिर भी एक दूसरे पर भरोसा करना पड़ेगा, इंटरडिपेंडेंट होना पड़ेगा। मैं सिंपल सी मिसाल देता हूँ। मैं रोज एफसी कॉलेज जाता था जब तक हम कॉलेज जाते हैं। अब तो जाहिर है वो सब थोड़ा डिफरेंट हो गया। मुझे एक दिन फोन आता है घर से कि यार ऐसा है कि लाइट नहीं आ रही। तो मैं कहता हूँ 1 मिनट रुको। मैं फोन करता हूँ यहाँ के जो वापडा वाले में, कहता हूँ जी अच्छा भाईजान बात ये कि वो हमारा ये फ्लाम मकान का नंबर है, तो घर में लाइट नहीं आ रही। मैं भाईजान फिक्र कोई नहीं, मैं अभी आके देखता। अब देखो मैं एफसी कॉलेज में बैठा हूँ और मैं एक अनजान आदमी पे जिसका नाम तक मैं नहीं जानता, मैं उसको फोन करके कह रहा हूँ कि भाई मेरे घर जहाँ पे कई वैल्यूएबल चीजें पड़ी हैं, सब कुछ पड़ा है और मेरी वालदा अकेले हैं घर, मैं उसको कहता हूँ कि भाई घर जाए और घर की लाइट ठीक कर। ये अमले दरखाम हमें रोकता है कि ये एतमाद हमें कैसे है कि वो बंदा चोरी नहीं करेगा या किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा या मेरी लाइट वाकई ठीक कर देगा। कहते हैं ये है इंडस्ट्रियल सोसाइटी में। यानी मैं नहीं भी जानता तो मेरा उसके प्रोफेशन पे एतमाद है। फर्ज करो, मैं इसकी मैं एक और मिसाल देता हूँ। फर्ज करो मेरी जो है तबीयत नहीं ठीक, और मुझे मेरी छोटी बहन कहती है कि मेरा ख्याल है आपको ना बुखार है, तो आपको देख के लग रहा है मुझे आपको बुखार हो। तो और थर्मामीटर घर में नहीं है, तो मैं उसकी बात से नहीं मानूंगा, मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा। डॉक्टर एग्जैक्टली मुझे बताया कि भाई तुझे बुखार है। तो मैं कहूँगा यार ये बात तो मेरी बहन ने भी कही थी, मैंने उसकी नहीं मानी, तेरी क्यों मानूं? क्या मैं डॉक्टर को ऐसा कहूँगा? नहीं कहूँगा। अपनी बहन को जरूर कह सकता हूँ, डॉक्टर को नहीं कह सकता। क्यों? क्योंकि मुझे उस बंदे पर नहीं एतमाद, हालांकि वो बंदा अनजान है, मुझे उसके प्रोफेशन पर एतमाद है, यानी उसको लाइसेंस दिया गया है। ये है वो बात जो स्पेशलाइजेशन वाली बात से लिंक करती है, that these societies work in a specialized fields। और अब ये सब ऑर्गन है सोसाइटी की जिनका इंटरडिपेंडेंट होना चाहिए। सो ऑर्गेनिक और मैकेनिकल सॉलिडारिटी को ना करना मिक्स। मैकेनिकल सॉलिडारिटी टेल्स यू दैट इट इज इन द मैकेनिक्स ऑफ द सोसाइटी दैट पीपल हैव अ शेयर्ड बॉन्ड, शेयर्ड आइडेंटिटी। उस बेस पे सोसाइटी चल रही थी प्री इंडस्ट्रियल टाइम में। whereas इन इंडस्ट्रियल टाइम जहाँ पे शेयर्ड बॉन्ड नहीं रहा, सोशल शेयर्ड बॉन्ड नहीं रहा, मैं लोगों को जानता नहीं हूँ, मुझे मेरे साथ वाले घर का नहीं पता यार कौन लोग रहते हैं, कैसे लोग हैं, या कहाँ से आए हैं। अर्बन सेंटर्स में यही है ना, लेकिन फिर भी हम एक गली के रहने वाले हैं। ये हमारे दरमियान एक ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी है। अगर फर्ज करो वो डॉक्टर है तो मुझे उसके डॉक्टर होने पर एतमाद होगा, मैं उसकी डॉक्टराना बातें मानूंगा, बाकी बातें शायद मानूंगा। तीसरे घर वाला पुलिस वाला है तो वो जो मुझे लॉ से रिलेटेड मशवरा देगा उसको मैं मानूंगा, उसकी डॉक्टरी वाली बातें नहीं मानूंगा, है ना। तो इस प्रिंसिपल को हम कहते हैं ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी। सो की टू द चेंज इज एन एक्सपेंडिंग डिवीजन ऑफ लेबर। ठीक है, तो बेसिकली हमें दरखाम ये समझाता है कि असल में जिस चीज ने सोसाइटी को चेंज किया वो शायद टेक्नोलॉजी नहीं है, वो शायद अकेली सोशल कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, वो शायद अकेला आइडिया नहीं है, बल्कि वो शायद डिवीजन ऑफ लेबर है। जितनी सोसाइटीज में डिवीजन ऑफ लेबर बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, उतनी वो सोसाइटी ज्यादा से ज्यादा एक्सपैंड करती गई, बड़ी होती। सो बेसिकली अब ये चैप्टर का रिकैप है कि व्हाट होल्ड्स टू टाई सोसाइटी टुगेदर। बिल्कुल सिंपल है, शेयर्ड कल्चर, लैंडस्केप के मुताबिक टेक्नोलॉजी,
मार्क्स के मुताबिक लीड फोर्स एज अनईजी पीस, है ना। उसके ख्याल में सोसाइटीज इकट्ठी क्यों है, क्योंकि एलीट सब एक बात में इकट्ठे हैं कि भाई हमने अगर फलां चीज पर रूल करना है तो हमें ना इसको देखना पड़ेगा। जैसे देखो पाकिस्तान के बारे में यूं ये मिसाल दी जाती है कि फर्ज करो मलिक रियाज साहब हैं, तो मलिक रियाज साहब बिजनेसमैन हैं और जो हमारे नवाज शरीफ साहब थे ये इंडस्ट्रियलिस्ट थे, फैक्ट्रियाँ वैक्ट्रियाँ थी इनकी। मियाँ मंशा अगेन फैक्ट्री वाला बंदा है, बैंक भी है इसके पास, और ऐसे 4-5 कैरेक्टर रोल लेंगे। तो आपस में जितना भी डिफरेंस हो एक बात पे एग्री करेंगे कि देखो यार हम सब ने इस मुल्क में रहना है, तो जरूरी है कि यहाँ पर एतमाद हो, लोगों का एक खास लेवल की अंडरस्टैंडिंग हो, पीस हो, तभी हम कारोबार कर सकें। तो वो जो पीस है अनईजी पीस, यानी एलिट्स आपस में एक बात पे इकट्ठे होते हैं कि भाई ये जरूरी है, सही है। तो बस मार्क्स के मुताबिक what holds the society together is their elite class, जो अपने इंटरेस्ट में ऐसे एक्ट करती है। जाहिर है उसका मसला ये है कि वो इंटरेस्ट मेजोरिटी के खिलाफ होता है, इसलिए लड़ाइयाँ होती हैं। मैक्स वेबर के करीब what holds the society together is their rational thought, large scale organizations, है ना। ये बता दिया अमेरिका की बनाने में इन बातों का बड़ा हाथ है। एमिली दरखान के नजदीक स्पेशलाइज्ड डिवीजन ऑफ लेबर, जितनी स्पेशलाइज्ड डिवीजन ऑफ लेबर होती जाएगी उतनी सोसाइटी इकट्ठी होती जाएगी। हाउ हैव सोसाइटीज चेंज्ड, अब चारों का जाहिर है मैंने ये बातें ऑलरेडी जाते जाते कर दी हैं। लेंस्की के ख्याल में टेक्नोलॉजी के चेंज होने से सोसाइटी चेंज होती है। मार्क्स के ख्याल में सोशल कॉन्फ्लिक्ट के चेंज होने से, सोशल कॉन्फ्लिक्ट से सोसाइटी चेंज होती है। वेबर के ख्याल में जितनी सोसाइटीज ट्रेडिशनल मॉडल ऑफ थिंकिंग से रैशनल मॉडल ऑफ थिंकिंग की तरफ जाती जाएंगी उतनी चेंज होंगी। और दरखाम के मुताबिक जितनी सोसाइटीज मैकेनिकल सॉलिडारिटी से ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी की तरफ जाती जाएंगी उतनी चेंज होंगी। मेरा एक ऐसी सवाल है, जब आप इस चैप्टर का रिफ्लेक्टिव नोट लिखेंगे तो आपने ये बताना है कि पाकिस्तानी सोसाइटी इन चारों थ्योरीज के मुताबिक कहाँ करेगी, कॉन्फ्लिक्ट क्या है हमारे पास, टेक्नोलॉजी का क्या हाल है, हम इन 4 प्रिंसिपल पर क्या करें, ट्रेडिशनल से रैशनल थॉट में शिफ्ट हुआ है नहीं हुआ, कितना हुआ है कितना नहीं हुआ, ये बताना है। और मैकेनिकल सॉलिडारिटी है हमारी या ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी। तो भाईजान दैट वाज द चैप्टर। हाँ, आर सोसाइटी इज इम्प्रूविंग। लेंस्की का ख्याल है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी ऑफर्स एक्सपैंड ह्यूमन चॉइस बट लीव्स अस विद न्यू सेट्स ऑफ डेंजर्स। सिंपल है कि टेक्नोलॉजी नई से नई आती है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हर टेक्नोलॉजी का एक अपना खतरा होता है। यार अभी देख लो जो दुनिया में हो रहा है, फेसबुक, सोशल मीडिया, ये सब कितनी अच्छी बातें हैं। आप उनकी आधी जिंदगी, इस वक्त आधा टाइम हमारा, मेरा, आपका सोशल मीडिया पे गुजरता है। अच्छी बात है, टेक्नोलॉजी है, नई चीज है, एट द सेम टाइम इसके अपने मसले हैं। ये जो सारी हम देखते हैं दुनिया में मुसीबतें हैं, आइडेंटिटी की, प्राइवेसी की, लोगों का बैंक का डाटा चोरी हो जाता है, प्राइवेट फोन से डाटा चोरी हो जाता है, ये सारे के सारे यानी इस नई टेक्नोलॉजी के खतरा। मार्क्स वेबर के कार्ल मार्क्स के मुताबिक social conflict would only end once production of goods and services were taken out of the hands of the capitalist and placed into the hands of the people। ये रेवोल्यूशन वाली बात है कि सोसाइटी तभी इंप्रूव करेगी जब जो गुड्स हैं, जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, यानी जो बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, उसका मालिक सिर्फ चंद लोग नहीं रहेंगे, सब मालिक बन जाएंगे। ये रेवोल्यूशनरी बात इसका है, उसको मैं इंप्रूव स्टेट ऑफ सोसाइटी कहूँगा। वेबर बड़ा सिंपल है। वेबर के ख्याल में सोशलिज्म वाज अ ग्रेटर इवल देन कैपिटलिज्म एज लार्ज एलिनेटिंग ब्यूरोक्रेसीज वुड अगेन इवन मोर कंट्रोल ओवर। ये बात थोड़ी गहरी है, ये जिसको इंटरेस्ट होगा मुझसे पूछ ले, बट मैं हल्की सी बता दूं कि ये बड़ा जरूरी है याद रखना यार कि मार्क्स का जो आइडिया ऑफ सोसाइटी था वो बेस कर रहा था उसी ब्यूरोक्रेटिक प्रिंसिपल पर जिस पे कैपिटलिज्म बेस कर रहा था, लेकिन बल्कि उससे भी ब्रूटल था उसकी ब्यूरोक्रेसी। मुझे मैं कह रहा था ना कि लोगों ने खुद जातियां की, वो इसको रेफर कर रहा है। उसके ख्याल में सोशलिज्म अपने आप में आइडिया अच्छा होगा, बट ये बहुत बड़ा खतरा है, इतना बड़ा कि कैपिटलिज्म से भी बड़ा है, क्योंकि आप कर रहे हो कि आप उस सारी की सारी दौलत लेके एक खास बंदे को दे रहे हो, ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर को दे रहे हो, और ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर हमेशा करप्ट करते हैं। इस वजह से जो सोशलिस्ट स्टेट्स में दे कुडंट स्टैंड, है ना। लंबी बहस है लेकिन बेसिक बात। रखाम के मुताबिक he was optimistic about modernity and the possibility of more freedom for individuals but concerned about the dangers of anomic feeling। अब एनॉमिक फीलिंग क्या होती है इसका जिक्र चैप्टर 9 में आएगा, डिविएशन डेविएंस के चैप्टर में, बट अभी इतनी बात याद रखिए कि इसके ख्याल में फ्रीडम आइडिया के तौर पर अच्छी है, डिवीजन ऑफ लेबर बहुत अच्छी चीज है, बट एट द सेम टाइम इट कम्स एट द कॉस्ट
ऑफ एनोमी एग्जाम जब नॉन में जाएंगे तो डिस्कस होगा। दैट्स इट जी, ये आपका चैप्टर 4 खत्म हो गया। कल मैं चैप्टर 5 शुरू करूंगा और इस हफ्ते कोशिश करेंगे कि चैप्टर 5 को भी जल्दी जल्दी करें, क्योंकि वो आसान चैप्टर है, उसमें ज़्यादा टेक्निकल बातें नहीं है, इसमें टेक्निकल बातें। तो अब इसका मतलब ये है कि आपका ये जो नोट है, रिफ्लेक्टिव नोट, वो ड्यू है आज का दिन है बुध, अगले बुध तक, ठीक है। वीक आपने चैप्टर 4 के रिफ्लेक्टिव नोट लिखना है और बेसिकली जो मैंने भी बात की है वो उसको एड्रेस करना है कि हमारी सोसाइटी इन चारों थ्योरीज के मुताबिक कहाँ खड़ी है। लेंस्की अगर आ जाए हमारी सोसाइटी को देखे तो वो क्या कहेगा, कार्ल मार्क्स आ जाए देखे तो वो क्या कहेगा, मैक्स वेबर आ जाए देखे तो वो क्या कहेगा, और ये भाईजान आ जाए, हमले दिखाई आ जाए तो क्या कहेगा। तो ये बेसिकली जो चार थिंकर्स हैं, जो स्लाइड अभी आपके सामने चल रही है, इसके मुताबिक आपने जवाब देना है मुझे अपनी सोसाइटी, पाकिस्तानी सोसाइटी। Thank you so much, guys. See you around. Have a good day. Or yeah, hope to see you guys soon. Ciao.